अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। हुकूमती इत्तेहाद पर जो इल्ज़ामात उनके मुखालिफिन की तरफ से साल साल से लगाए जा रहे थे, आज नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर वही इल्ज़ामात लगाने लगे हैं। जो सिलसिला दोनों जमातों के कायदीन ने आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम में शुरू किया, वो आज भी जारी रहा और इसमें मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाती रही, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के मैंडेट पर आए और उन्हें फॉर्म 47 का ताना भी दिया। आपको सुनवाते हैं कि दोनों तरफ से किस तरीके से एक लफ्जी गोलाबारी जारी है। इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। अब क्या ये किस हद तक हुकूमती इत्तेहाद की इन दोनों जमातों की साख मुतासिर होती है इन बयानात से, और इनकी तहकीकात होना इन इल्ज़ामात की अब कितना अहम हो गया है। साथ साथ अब अगर हम हुकूमती इत्तेहाद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के ऐलान करदा 5 अगस्त की जो तारीख है उसको पेशावर में जलसा करने का ऐलान किया है। लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने यह भी ऐलान किया कि अब पीटीआई अपने फैसले खुद करेगी और एहतजाज का जो बोझ है वो पीटीआई खुद उठाएगी। इसका क्या मतलब है इस बयान का, वो हम जानने की प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। आपको सुनवाते हैं सलमान अकरम राजा का बयान। क्या पीटीआई या अपोजिशन इत्तेहाद को मौसर एहतजाज कर पाएंगे, इस पे बात होगी। आज के प्रोग्राम में हमने सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों को दावत दी है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए एहतशामुल हक साहब, आपको वेलकम कहते हैं। एहतशाम साहब, काफ़ी दिन बाद आप स्टूडियो से आपने ज्वाइन किया, लेकिन मुसलसल आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो, तो बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अतर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतर, आपसे ही हम आगाज़ करते हैं। जो हमने पहले बयानात सुनवाए, पीपल्स पार्टी और नून लीग ऐसे एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जैसे यही दोनों एक दूसरे की ऑपोजिशन है इस मुल्क में। सो ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की कैंपेन की हद तक है, या आप समझते हैं कि दोनों जमातें एक दूसरे को एक्सपोज करने पर तुल गई हैं अब? नहीं, देखिए, आपने देखा पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जिस किस्म के इल्जामात लगाए, बाद में सारे ओहदे आपस में बांट लिए। कोई ऑपोजिशन लीडर बन गया, कोई डिप्टी स्पीकर बन गया, कोई वज़ीर आला बन गया, किसी के गवर्नर के लगने की बात हो रही है। तो वो मुझे तो वैसा ही लग रहा है। और वंस अगेन आज़ाद कश्मीर के अंदर भी कल भी 1-2 चैनल्स पे बात हो रही थी और ये तनकीद भी हो रही है कि जी ये नूरा कुश्ती कर रहे। पर मेरे ख्याल में जिस लेवल के ऊपर ये चीजें लेके गए, ये तो नूरा कुश्ती से भी कोई आगे का लेवल है। अगर नूरा अगर जिंदा है अभी कहीं पे, उसने इनके ऊपर हत्या के इज्जत का दावा कर देना कि भाई ऐसी कुश्ती तो मैंने भी कभी नहीं की, उसमें भी थोड़ी बहुत संजीदगी होती थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक दूसरे को एक्सपोज करने की बात हो रही है। लेकिन इसमें जो एक सीरियस और संजीदा चीज है, एक तरफ आप आजाद कश्मीर के हालात देखें, वहां पे एक बहरानी कैफियत है, वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां पे इस वक्त जो सूरत हाल है कि हम 3 मरहलों में इलेक्शंस करवा रहे हैं, लेकिन वही यहाँ पे रवायती सियासत हो रही है, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, किसी को स्टेज पे बुलवा के भंगड़ा डलवाया जा रहा है। वो संजीदगी आपको नजर नहीं आती। एक ऐसा खिता जहाँ पे काफी ज्यादा इस वक्त पॉलिटिकल मसाइल हैं, और उनको हल करने के बजाय वो मसाइल कैसे हल करेंगे, वही रवायती जो पाकिस्तान की सियासत में होता है कि एक दूसरे पे इल्जामात, अनफॉर्चुनेटली वही चीज इधर हमें दोबारा नजर आ रही है। एहतशाम साहब, ये कहीं दोनों जमातों की असल जो आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन है उससे तवज्जो हटाने की साजिश तो नहीं है? क्योंकि एक बहस ये है कि जो भी एहतजाज था या सूरत हाल थी उसको मिस हैंडल किया गया। दूसरा, ये नूरा कुश्ती तो माजी में भी हमने देखी है, जैसे अतर साहब ने बात की, लेकिन अरबों रुपए की करप्शन का बराह रास्त इल्ज़ाम राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर लगाना, ये कितना सिग्निफिकेंट है आपकी नज़र में? दानादारी से अगर अब साहब मुझसे पूछें तो मुझे इस पर कोई हैरत नहीं हो रही। लेकिन ये डे 1 से इकट्ठे हैं, PDM 1, PDM 2, और फिर उसके बाद ये हुकूमत जो चल रही है। हमेशा हमने देखा कि इलेक्शन के करीब ये दोनों थोड़ी अपनी लाइन बदलते हैं। अभी 3-3.5 साल तो हो गए हैं, अब बजाय तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी इलेक्शन होंगे, लेकिन दोनों डील करते हैं। अब आप सबको पता है कि जब जीबी हुकूमत बनानी थी तो बिलावल कहते थे हम बनाएंगे। अब बहुत पहले बात हो चुकी थी कि अब आज़ाद कश्मीर में भी वही हुकूमत बनाएंगे। तो ये उनको एक जिसको कहना चाहिए ऑफ रैम उनको मिली हुई है, वहाँ पे आसानी से हुकूमत बनाएंगे। बाकी सवाल ये रहा कि निचली लेवल पे एक दूसरे को एक्यूज़ करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने आपने देखा कि जी एक वो बंदा लाहौर में जो बंदा बैठा हुआ आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, इस तरह के एक आध बयान उन्होंने भी दिया, मरियम नवाज़ ने भी शायद इनडायरेक्टली दिया। लेकिन इनके मफादात एक हैं। देखिए, मफादात एक हैं। पीटीआई, इनको सबको पता है कि भी मुश्तरका दुश्मन वही है। लेकिन अरबों हम लोग बड़े इम्यून तो हो गए हैं करप्शन, सियासतदानों पे इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, क्योंकि उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। जब वो अपोजिशन में हो तो उसके ऊपर भी पर्दा पड़ जाता है कि क्या कितना संजीदा लिया जाना चाहिए। ये तो अमाउंट कोट करते हुए राना साहब बता रहे हैं कि इतने की करप्शन हुई। नहीं तो फिर राना साहब को चाहिए ना कि केस उनके बना के नैब में ले जाएं। नैब तो उन्हीं के अंडर काम कर रही है ना, वो जनरल साहब को वरना तो आप मिले हुए हैं कि इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और कार्रवाई भी सिर्फ एक दूसरे को जिसको कहते हैं मैक्सिमम कंसेशन
जो एक्सट्रैक्ट करने की बात हो रही है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जिस तरीके से बहुत कम होता है कि ये पार्टी लीडरशिप पे इस तरह डायरेक्ट तनकीद की जाती है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की की है इन्होंने, लेकिन एक चीज़ तो है कि जरदारी साहब ने हुकूमत को बताया, मैं आपको ये बता सकता हूँ वो अच्छी तरह से, कि ये आपको मुझे दिखाने के लिए लड़ाई है, अंदर से इकट्ठे हैं, किसी सूरत में भी ये राइट लेफ्ट नहीं होंगे। जब वक्त आएगा इलेक्शन का उस वक्त फैसले होंगे कि क्या करना और है, ये अवाम का भी तमस्खुर उड़ाने वाली बात है कि आपके टैक्स पेयर के पैसे का इल्ज़ाम लगा रहे हैं करप्शन का, लेकिन हम कार्रवाई कोई नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको अपने सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के अवाम यकीनी तौर पर इस बात को नोटिस तो कर रहे हैं। अथर, जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बिलावल भुट्टो साहब का बयानिया है और ओपिनियन है, वो आपको समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे इस पे इबाम ये नज़र आता है कि एक तरफ वो ट्रूथ कमीशन बनाने का भी मुतालबा करते हैं, साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कलदम जो हुई है ये तंजीम, वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सो आपको कुछ उनकी पोजीशन वाज़े नज़र आती है जो बिलावल साहब कैंपेन में अपना रहे हैं? नहीं, ये देखें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखें इस वक्त हुकूमत वहां पे किसकी है, वो फैसल राठौर साहब जो वजीर आजम है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो बिलावल साहब की अपनी हुकूमत है। जब वो इंटरनेट की बंदिश की बात करते हैं, वो मोबाइल सर्विस की बंदिश की बात करते हैं, तो वो किससे कह रहे हैं? भाई आपकी अपनी हुकूमत है। आपकी हुकूमत के होते भी अगर किसी को कालादम करार दिया गया है, वो आपकी हुकूमत ने किया है। कोई वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई एक्शन कर रही है, वो भी आपकी हुकूमत उसको सैंक्शन कर रही है। तो आप किसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं ना? देखें, ये एक अजीब लग्जरी है जो हमारे हुक्मरान एंजॉय करते हैं कि ये ऐसे बयान देते हैं कि जैसे इनका ताल्लुक ऑपोजिशन से। और वही चीज हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी देखी। वहां पे भी जाके दोनों मौजूद जमातों की जो लीडरशिप है, उन्होंने ऐसी ही बातें की कि जैसे ये लोग तो इक्तदार में कभी रहे ही नहीं और इनका ताल्लुक ऑपोजिशन से है। वंस अगेन आजाद कश्मीर के हवाले से भी वही किया जा रहा है। और बिलावल साहब जहां पे बयान दे रहे हैं, वहीं पे जिस किस्म के बयान नून लीग से भी आ रहे हैं, वहां पे ये लगता है कि शायद वो पहली दफा आजाद कश्मीर में आने लगे। भाई, वो भी माजी में हुकूमतें बना चुके हैं, वहां पे उनकी जमात है, उन्होंने बड़ा अरसा वहां पे हुकूमत की। तो अगर कोई कमी बेशी है तो उसमें वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। तो ये जो बिलावल साहब की सारी जो है जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई अपनी जो आपकी आजाद कश्मीर में हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? तो मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश है जो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर के लोग बाय करेंगे। और जो उनके कंसर्न्स हैं उन्होंने काफी दफा शो किए हैं। अब देखते हैं कि ये चैलेंज है इन सियासी जमातों के लिए कि वहां का जो मसला है, जिसको बिलावल बार बार कहते हैं सियासी मसला है, तो भाई सियासी मसला है तो फिर आप उसको हल करें। तो अब देखते हैं कि आगे चल के ये किस तरह उसको हल करते हैं। एहतशाम साहब, बिलावल भुट्टो ने एक तनकीद वफाकी वज़रा के बयानात पे, बिलखुसूस ख्वाजा आसिफ साहब का एक कश्मीरियों के हवाले से बयान था, उसको बनाया कि सेंटिमेंट्स उन्होंने कश्मीरियों के हर्ट किए हैं। नून लीग की क़यादत से शिकवा किया कि उन्होंने उससे डिस्टेंट नहीं किया अपने आप को। अब शेख रोहेल असगर साहब, उनकी एक सिग्निफिकेंस मुस्लिम लीग नून में एक फैमिली रिश्ते के एतबार से भी अब बढ़ गई है। उनसे ARY के सीनियर जर्नलिस्ट नईम अशरफ भट्ट ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने तनकीद की है ख्वाजा आसिफ साहब पे। वो कहते हैं कि बोलने से पहले अल्फाज पे गौर करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ तो ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन कश्मीरी है कौन कश्मीरी नहीं है। आपकी नज़र में एहतशाम साहब, इस तंजीम को कलअदम करके इंतहाई संगीन हमारे इल्ज़ामात भी हैं इनके ऊपर, हर मीडिया में हर जगह ब्रॉडकास्ट हुए हैं, अब उसके ऊपर कमीशन बनाने का बिलावल साहब का ख्वाब वो मुतालबा हो, या पहले हम उनके साथ जो मुआहदे करते रहे और इतने संगीन इकदाम भी बाद में उठाया, एक इंतहाई एक कदम उठा के उनको कलअदम करार दिया, इस मामले की कल मिस हैंडलिंग के बाद मिस हैंडलिंग हुई आपकी नज़र में? देखिए, बुनियादी चीज़ तो जो पहले बात हो रही थी ना, आप सब देखें कि बड़ी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी हमारे लोगों की, लोग भूल जाते हैं। अगर आपको याद होगा जब पनामा आया था तो बड़े वाज़ेह तौर पे एक दिन तकरीर करते हुए असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ साहब को कहा था, मियाँ साहब 3-4 दिन की गल है, लोगों ने भूल जाना। अब देखिए, लोग भूल जाते हैं, हमारे लोग इतना याद नहीं रखते। आप, मैं और अथर, बाकी लोग लगे रहते हैं कि जो भी सो कॉल्ड अपना काम करना है। देखिए, जहाँ सूरत हाल ख़राब होगी, इससे तो जिसको कहते हैं आप जान छुड़ाने की कोशिश करें तो अच्छी बात नहीं। तो देखिए, इस यहाँ तो सेंसिबली इनको इस्तेमाल करना चाहिए सारी बातों को। पहली तो बात यह कि सारी सियासी जमातें बैठ के फैसला करें क्या करना है। दूसरी बात जो मेरे लिए मैं शायद डाइजेस्ट नहीं हो सकती अब सही है कि देखें, आप इस कमेटी को जो कलअदम हो चुकी है, लाख अच्छा कहें, 28 पॉइंट 38 पॉइंट थे, 35 पॉइंट मान लिए गए। आटा आज भी आप देख लें उनको कितनी कीमत में मिलता है, 3 रुपये बिजली यूनिट मिलती है, आपको 72 रुपये मिल रही होती है। इसके अलावा बहुत सारे कंसेशन। अब जो सुई अटकी हुई है वो है 13 लाख 12 सीटें जो महाजर सीटें। भाई वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, कश्मीर से होके आए, मेरे रिश्तेदार अजीज़ जम्मू से, श्रीनगर से आए हैं, अपना बहुत कुछ लुटा के आए।
भाई आप वन गो में कहते हैं इनको ख़त्म कर दें। अच्छा मान लीजिए अगर आप कहते हैं आवाम की आपका ताल्लुक कश्मीर से है? मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, लेकिन मेरे कोई रिश्तेदार हैं। ठीक है, मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब को ना मालूम हो, वो तो उनको भी कहेंगे ये भी कश्मीरी नहीं। अच्छा, वो आजकल सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। देखिए अब बात यह ना कि सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बिगड़ रही है, इसके लिए तो ज़रूरी है, पहला जो अथर बात कर रहे हैं कि जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी की बनती है। अच्छा भाई आप अपने तौर पे फैसला करें, आपको गोल में इस कॉन्फ्रेंस बुला लें, सियासी जमातों को लेके आएँ, भले रास्ते रुके हुए हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन आप देख लें एक जिस बात पे कल उनको करार दिया गया वो यही थी कि जी ये 12 सीटें आप इलेक्शन कल जीत जाएं, उसके बाद आप जीत के आ जाते हैं तो आप उसको चेंज कर लें, वो नहीं कर रहे। दूसरी मेरे ख्याल इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मैसेजिंग और सिग्नलिंग बाहर की दुनिया में हो रही अच्छी नहीं है। हमारी देखना है जीपी में जो हालात हुए थे, जो अभी देखें जीपी के लोगों ने भी फिर एक दफ़ा कहना शुरू कर दिया जी सूबा बना दें। कश्मीर की जो सूरत हाल देखें, इससे हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मजबूत होता है, ठीक है ना। 370 और 35 ए के बाद वो कहते हैं जी क्या हमने यूनियन टेरिटरी में उनको शामिल कर लिया तो ये भी उन्हीं के साथ ही वही काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सेंस प्रिवेल करनी चाहिए सियासी लीडरों को, बजाय इसके कि अपने सेटल करें स्कोर जाके एक दूसरे को गालियाँ निकाल के, आप ये मसले का हल तो तलाश करें क्या है, वो नहीं कर रहे। जिस हसासियत की ज़रूरत थी बिल्कुल ऑपोजिट जाकर बड़ी हमें एक तरीके से बयानात की हद तक और गैर संजीदगी का मुजाहरा नजर आया इस मामले पर इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। अपोजिशन 5 अगस्त को क्या कोई मौसर एहतजाज करने जा रही है? बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबकी नज़रें थीं कि महमूद खान अचकज़ई ने 5 अगस्त को जो मुत्तहिदा अपोजिशन के एहतजाज की कॉल दी है उस पर PTI का क्या लाहे-अमल होगा। तो अब बताया ये जा रहा है कि 5 अगस्त को पेशावर में जलसा होगा और फिर PTI वहाँ पर अपने अगले लाहे-अमल का ऐलान करेगी। अथर ये इस हवाले से आपसे ये जानना चाहेंगे कि सलमान अकरम राजा ने जो आज एक वजाहत दी, क्योंकि पहले तो यही बात ज़ुबान से आम थी कि अचकज़ई साहब का इख्तियार होगा जो भी वो फैसला करते हैं अपोजिशन का, लेकिन सलमान राजा कहते हैं कि अब PTI ये बोझ खुद उठाएगी, हमने ये फैसला किया है। क्या मुराद ली जाए इससे? देखिए ये बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जब भी एहतजाज की बात आती है वो कहते हैं जी अचकज़ई साहब के पास जिम्मेदारी है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास जिम्मेदारी है। लेकिन हकीकत ये है कि अचकज़ई साहब जो है उनके पास भी जो मैंडेट है वो तहरीक इंसाफ का है। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, राजा साहब को भी इन्होंने ही अपोजिशन लीडर सेनेट में बनाया, तो एहतजाज तो इन्होंने करना है। तो ये जो तनकीद है कि इनकी क़यादत फौरन जाके छुप जाती है अचकज़ई साहब के पीछे, मेरे ख्याल में अब उस तनकीद का ये रद्द-ए-अमल है कि जमात की लीडरशिप भी ये कह रही है कि भाई एहतजाज हमने करना है, लीडर हमारा जेल में और अब हम ये फैसला करेंगे। लेकिन अगर आप देख लें 3 साल पूरे हो रहे हैं खान साहब को जेल के अंदर, अभी जब से गए हैं गंडापुर साहब उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद होती थी, लेकिन उनके जाने के बाद से अभी तक ये कोई बामानी किस्म का कोई ऐसा एहतजाज नहीं कर सके, कोई ऐसी मूवमेंट नहीं क्रिएट कर सके जिसका दबाव इस वक्त हुकूमत पर पड़े। तो अगर आप तहरीक इंसाफ की ऑपोजिशन देखें, गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान 50 रुपए से ज्यादा इजाफा हुआ डीजल की कीमत में। एक भी बयान आपने सुना कि इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, बताया हो आवाम को कि भाई ये आपके मसाइल है, हमें इस चीज का भी इदराक है। तो तहरीक इंसाफ की ऑपोजिशन जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो सकती है। और मुझे ये लगता है कि जो 5 अगस्त की इन्होंने अब एक और डेट दी है वो भी इसी तरह होगा, ये कोई जलसा वगैरह करेंगे। तो मुझे कोई बड़ी तहरीक फिलहाल बनते हुए नजर नहीं आ रही जिसके नतीजे में हुकूमत पे दबाव पड़ सके। एहतशाम साहब, ये बैकफुट पर है PTI के कुछ लोग या जो क़यादत देख रहे हैं इसको, जैसा कि प्रेशर हमने देखा बढ़ा है उनके ऊपर। नौरीन न्याजी का जो मुतनाज़े बयान है उसने भी काफ़ी सेंटिमेंट को तब्दील किया PTI के लिए। लेकिन या फिर आप समझते हैं कि बैकडोर कोई मुमकिन राब्ते हैं जिसके नतीजे में वो नहीं चाह रहे कि अभी हम सड़कों पर आए और कोई बातचीत ना बन सके? पीपल्स पार्टी के नबील गबोल ने, अब मुझे नहीं मालूम कि कितना सिग्निफिकेंट है उनका बयान, लेकिन एक इंटरव्यू में ये बात कही कि माफ़ी देने वाले तो तैयार हैं, देखा जा रहा है कि PTI इसको कैसे, उन्होंने इमरान खान ने कैसे आगे बढ़ाना है। तो कोई बैकडोर राब्ते या बिल्कुल बैकफुट पे और चाहते नहीं कहते जा रहे? बैकडोर राब्ते तो नहीं हो रहे। मैं आपको ये आपके प्रोग्राम में बड़ा वाज़ेह तौर पे बता सकता हूँ कि कोई राब्ता इनके साथ नहीं हो रहा। गवर्नमेंट के साथ किसी लेवल पे हो रहा हो जिनसे होना चाहिए, उनके साथ बिल्कुल कोई राब्ता नहीं हो रहा। 1-2 एफर्ट किए गए हैं, वो एक रिटायर्ड जर्नल हैं लोधी साहब, उन्होंने किए, लेकिन बात बनी नहीं। देखिए मुझे लगता है कि ये जो सलमान अकरम राजा का आपने जो बयान है, ये जो है ना, ये टोटल जिसको कहने अदम एतमाद है अचकज़ई पे और राजा नासिर के ऊपर, और बहुत बड़ा मेरा ख्याल है ये सेटबैक है। देखिए आप सब मुझे बताएं, असरत हमसे ज़्यादा जानते हैं कि कितना अरसा हो गया कि इनकी लीडरशिप के इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। आप थोड़ा अरसा एक बंदे को बनाते हैं, गंडापुर को उठाया, अफरीदी को लेके आ गया, अब वो भी नाकाबिल कबूल है, उसने कुछ नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि जी डिप्टी के तौर पे आप उसको रख लें,
अपने जो झगड़ा साहब हैं वो उस पर भी नाराज़ हो रहे हैं कि जी ये मेरा डिप्टी बन के क्यों साथ काम करेगा। मेरा ख्याल है असल बात यह है कि लोग उनसे अब तंग आ गए। आम वर्कर जो है ना उनका एतमाद ख़त्म हो गया कि यार ये तो हम इस्तेमाल करते हैं, सड़कों पे ला के 2-3-4 बड़े वाक़यात हुए फिर मारे जाते हैं, बात ख़त्म हो जाती। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि वही जो बात होती है हमेशा कि इमरान खान ने अपने बात कोई लीडर जो है ना उसको खड़े नहीं होने दिया, किसी को मैंडेट दिया ही नहीं कि अच्छी तरह बात कर सके, जो करने फैसले वो कर सके। अब बहनें हैं, अब देखें ना परसों वो गई हैं KP के किसी इलाके में, उसके बाद उन्होंने क्या लीमा बीबी ने कहा है कि जी अब तहरीक चलेगी, लेकिन उनकी लीडरशिप क्या कहती है कि जी हम तो उनके साथ नहीं खड़े। इससे ज़्यादा और सिग्निफिकेंट क्या बात होगी कि पार्टी की लीडरशिप कहती है कि जी हम लीमा बीबी के साथ नहीं खड़े, हमने कोई जलसा जुलूस कोई तहरीक नहीं चलानी। इसका मतलब बड़ा वाज़े तौर पे है कि आपको फिर कुछ सोचना चाहिए। लोग कहते हैं ना इतनी देर हो गई है, अब मुझे पता है इतनी देर होने के बाद अथर भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कोई ना कोई रास्ता सियासी निकल आता है। कहाँ पे जाके मामला ख़राब हुआ, कबूल कह दें कोई और कह दें, वो कोई सिरे से उनके साथ उनकी बात वही है। 9 मई से मामला आगे जाने वाली बात नहीं है, वहाँ पे कोई माफ़ी तलाफ़ी होगी या कुछ होगा। बाकी वो कहते हैं यार इतनी गालियाँ इन्होंने यहाँ बिठा के लोगों से निकलवा दी हैं, बाहर करवा दी, उसके बाद अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने जो करना है कर लिया। हाँ। अब अगर आप ये कहें कि जी कोई मेरिट तो कब था ना, इमरान खान के ज़माने में मेरिट था। जनरल कैनी को क्या कहते थे, मेरा बस चले तो सब कुछ, 50 मुर्गे में पीपल्स पार्टी नाम लेते थे, मुर्गे सियासतदानों को मैं अंदर कर दूं। तो ये एक रवायत बन गई हमारे मुल्क में। उस वक्त एक सियासतदान ने जो उस वक्त की कैबिनेट में थे, अभी भी निज़ाम का एक तरीके से हिस्सा ही है, उन्होंने कहा 100 लोगों को, सियासतदानों को चौक में लटका दिया जाना चाहिए। तो बहुत सी बातें हमारे यहाँ होती तो रही हैं, लेकिन अथर ये जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनके हवाले से अब आपको क्या उनकी पोजीशन नज़र आती है? नौरीन नियाज़ी साहिबा का जो बयान है इंतहाई मुतनाज़िर ठहरा, हुकूमत को भरपूर तनकीद का मौका मिला और PTI के पास भी कोई ख़ास दिफा नहीं था, उन्होंने फ़ासला इख्तियार किया। अलीमा साहिबा के स्टेटमेंट की बातों का हवाला दे रहे हैं एहतशाम साहब भी। अलीमा साहिबा ने तो मुराद सईद से ये अपील की कि आप मंजर आम पे आ जाएं, क्योंकि इस क़यादत से तो मामला संभल नहीं रहे। तो ये एक चैलेंज है फैमिली इस वक्त पार्टी के लिए। देखिए, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वर्कर है उसकी नजर में तो बहनें ही मोतबर हैं, टू बी ऑनेस्ट। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके पीछे वर्कर या आवाम नजर आए। सिंपैथी जो है आपको बहनों के साथ ही नजर आती है, और उसकी बुनियादी वजह यह है, एक तो वो बहनें हैं, एक वो आपको पता है कि एक सिंपैथी भी है, और उसके साथ साथ तहरीके इंसाफ की क़यादत जो अब तक नाकाम रही है किसी किस्म की तहरीक चलाने में, तो उसी वजह से ज्यादा स्पेस अब लगता है ऐसे है कि बहनों के पास है। लेकिन क्या वो कोई बड़ी इस तरह की कोई तहरीक चला लेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑल्दो कि अलीमा खान साहिबा ने वहां पे जाके दौरा वगैरह किया है, लोग भी बाहर निकले हैं, लेकिन मुझे ये फिलहाल उतनी बड़ी कोई उस तरह तहरीक बनती हुई नजर नहीं आ रही है जिस तरह की तहरीक जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है। मैं पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताएं, जब से मुल्क बना है कोई सियासी पार्टी ओपोजिशन में बैठी हुई, उसने इक़्तिदार में बैठी हुकूमत को बगैर इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के कभी बाहर निकाला है? कभी ऐसा हुआ है? के बाद हमारे मुल्क में बहरान हो जाता है। तो वो मसला ये है कि जब तक जो है वो इलेक्शन के जरिए और वोट के जरिए लोग नहीं निकलेंगे और इसी तरह साजिशों के जरिए हुकूमतों में आने की कोशिश करेंगे, तो ये मसाइल चलते होता तो यही रहा है, लेकिन हमें इसे नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। आज मौलाना जो है वो जिस किस्म के जी अथर एग्जैक्टली मैंने वो उसी तरह वही बात कर दी, तो थोड़े से जो है वो घुमा फिरा के कर दी थी मैंने वो बात। अच्छा, तो जो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, मैं जिस तरह कर रहा था कि जो है मौलाना जो है वो जो बयानात दे रहे हैं वो भी बड़े रिग्रेटेबल हैं। कभी खान साहब बयान देते हैं वो भी जो है नामुनासिब है, कभी बाजी में चले जाए नवाज शरीफ साहब ऐसी बातें करते हैं। तो इस सिचुएशन से, इस कांस्टेंट एक चीज से हमें निकलना होगा, चीजों को सेटल करना पड़ेगा कि कैसे हमने यहाँ से आगे बढ़ना है। बाकी देखें, आप सियासत करते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे शाम साहब भी तनकीद कर लेते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस तरह हमने भारत को शिकस्त दी है तो सारी दुनिया को पता है कि हमने भारत को शिकस्त दी है। अब कौन सा बंदा जो है वो पैसे के लिए अपनी जान देगा? मैं पूरे पाकिस्तान में कहता हूँ, दे दें JUIF की लीडरशिप में से एक बंदा हमें दे दें जो पैसे के लिए जान दे देगा। तो पैसे के लिए कोई अपनी जान नहीं देता। तो जो आप जब इस तरह बात करते हैं तो वो थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि जो हमारे शोधा हैं जो इस मुल्क के लिए अपनी जान देते हैं, खुदारा वो उसको आप ना करें। बाकी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे, सियासी मुदाखलत पे, उस पे आप जितनी मर्जी तनकीद करें। इस स्टेज पे अफसा देखें कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की जो सिनर्जी बनी हुई है ना, वो बुनियादी तौर पे दोनों जो है ना, मेरी तला है कि दोनों किसी बड़ी उसके पिक्चर के अंदर हैं। वो बड़ा एक सिनेरियो देख रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल चेंज आएगी, क्या होगा क्या नहीं।
उसमें लग रहा है कि दोनों बैठ के फैसले करने के मूड में लगते हैं कि किसी तरीके से PMLN को साइडलाइन किया जाए और पीपल्स पार्टी के साथ मिल के, क्योंकि इनके साथ इतने इख्तलाफात नहीं हैं अपने फजल रहमान के जितने नून वालों के साथ हैं। मेरा ख्याल है उनकी इस वक्त पूरी कोशिश है, क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं ना 83 की MRD मूवमेंट के बाद अपने क्या कहते हैं फजल रहमान साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे। व्हाट वेंट रॉन्ग कि आज वो मुखालिफ कर रहे हैं, अब उन्होंने अपने आप को बड़ी ऑपोजिशन की साइड पर भी एक बेहतर एक तरीके से उनका बयान जो है वो बड़ा गर्दिश किया है। बयान तो बहुत मुतनाज़ है, लेकिन कहीं ऑपोजिशन के इत्तेहाद में मौलाना साहब भी शामिल होने जा रहे हैं नहीं, ये हमें आइंदा दिनों में देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब और अतर काज़मी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। अब अमरीका और ईरान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में जो सूरत हाल डेवलप थी वो बाबुल मंदब तक पहुँच चुकी है। वहाँ पर इस वक्त क्या कशीदगी है, इस पर तफसीली तौर पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आबनाए हुर्मुज़ के साथ साथ अब मशरक़ वुस्ता में बाबुल मंदब की आबी गुजरगाह में भी कशीदगी का एक नया महाज खुला हुआ है। कल ईरान के हिमायत याफ्ता यमनी हूसियों ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा किया। सऊदी सरकारी खबर रसां एजेंसी ने इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि एक जहाज़ में आग भड़की और लेकिन अमला महफूज रहा। इस सिलसिले में नाजरीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया और हूसी मलेशिया के हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ये इक़दाम इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ मजबूती और आज़म के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाबुल मंदब में बनने वाली इस सूरत हाल का बराह रास्त ज़िम्मेदार ईरान को करार दिया है और कहा है कि ईरान को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। साथ साथ अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने मनीला में आसियान समिट के मौजूद हैं और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हूसी इस तनाज़े से दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए दूर रहे, लेकिन अब ईरान ने इन्हें अपने जाल में फंसाकर ये इक़दाम करवाए हैं। सुनिए मार्को रूबियो ने इस मौके पर क्या गुफ्तगू की। अब इस सारी सूरत हाल में ईरान ने अभी तक हूसियों से मुतल्लिक जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इसका कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा के बयान को कुछ इसी तनाजुर में देखा गया। अब्बास सरागची का कहना था कि ईरान के ख़िलाफ़ जारियत में किसी भी नौयत की मुआवनत करने वाले तमाम फ़रीक़ैन को भी हम अपना जायज़ हदफ तस्वुर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा दिफाई डॉक्ट्रिन बहुत वाज़ेह है, आँख के बदले आँख। आज मार्को रूबियो से इस हवाले से भी सवाल हुआ तो उनका जवाब ये था कि सदर ट्रंप की पॉलिसी ये है कि आँख के बदले सर। साथ ही उन्होंने ईरान को नई धमकियां भी दी कि अगर ईरानी क़यादत ने सूरत हाल की संगीनी का एहसास न किया तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये एक बैक एंड फोर्थ है ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान, जो एक दूसरे को धमकियां देने का सिलसिला भी जारी है और बाबुल मंदब की भी ये सारी सूरत हाल है। इसमें एक और जो अहम और दिलचस्प खबर सामने आई वो ये थी कि अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल जौहरी मुआहदा तय पा गया और जो ख़बरें हैं उसके मुताबिक सऊदी अरब पिछले कुछ सालों से इस हवाले से कोशा रहा है कि उसे सिविल मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम की इजाज़त हो। लेकिन अब सदर ट्रंप के बयान ने ये मुआहदा सऊदी अरब के उनका जो बयान है वो ये है कि सऊदी अरब जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड में शमूलियत करेगा और ये मुआहदा उससे मशरूत है। एक नई बहस छेड़ी है सदर ट्रंप के इस बयान ने। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मामलात आगे क्या रुख इख्तियार। इस पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है साबिक सीनियर सिफारतकार एम्बेसडर इमरान अली साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब आपके वक्त के लिए। पहले हम बात करते हैं बाबुल मंदब के हवाले से। जो सिचुएशन मुसलसल वहाँ पर डेवलप हो रही है इसको कैसे देखा जाए, एक टेम्प्रेरी एस्केलेशन के तौर पे, या आप समझते हैं कि बाकायदा तौर पे इस जंग का दायरा कार अब वसी हो चुका है? नहीं जी, शुक्रिया बहुत बहुत बुलाने के लिए। इस जंग का दायरा कार वसी हो चुका है क्योंकि ये तो ईरान की पॉलिसी है, उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, और जो अगर नहीं है हमें पता तो हमें पता होनी चाहिए कि जब तक उन पे अटैक होता रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक किस्म का पेन देंगे। पहले अपना हुर्मुज़ के सिलसिले में और अब वो उसको एक्सपेंड करेंगे बाबुल मंदब के लिए। उसकी वजह उसी वगैरह नहीं है, उसकी वजह यह है कि उस रास्ते से आपकी ट्रेड होती है ऑयल की और बाकी चीज़ों की जो यूरोपियन यूनियन जाती है। तो यूरोपियन यूनियन खामोश तमाशाई है और ईरान का जो वर्ल्ड व्यू है वो ये है कि अगर हमने दुनिया को पेन ना दिया
तो हमारा भी गजा वाला हशर होगा, क्योंकि दुनिया का कोई कलेक्टिव ज़मीर नहीं है। अब आप ईरान की इस चीज़ से आर्ग्यू कर सकते हैं कि गलत है, इससे अपने दुश्मन बढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले दिन से उनका ये व्यू पॉइंट है कि हम ट्रेड के ज़रिए और ये जो पानी की गुजरगाहें हैं उनके ज़रिए पूरी दुनिया को तकलीफ देंगे तो अमन की बात होगी। तो आप समझते हैं इमरान साहब कि प्रेशर बिल्ड करने में ईरान को ये कामयाबी देगा किसी भी तरीके से, या फिर सऊदी अरब भी अब बराह रास्त उसको भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा और उससे फिर ईरान के लिए क्या सूरत हाल आगे बनेगी? ये आगे उनको कोई फ़ायदा होगा इससे? देखें, फ़ायदा नुकसान तो अब बड़ी अजीब सी वो इसलिए बात है कि एक अमेरिकन को पाकिस्तान ने एक डॉक्यूमेंट पे बाइंड किया था बहुत मुश्किल से। अब उस डॉक्यूमेंट वो तकरीबन अभी हुई पूरी तो नहीं, लेकिन रेजा रेजा हो चुकी है, जिसकी वजह से अब किसी को बाइंड करना बड़ा मुश्किल है। जब तक एक डॉक्यूमेंट थी तो बाइंड करना आसान था। अब अमेरिकन को पाकिस्तानी अगर कहेंगे कि आप इस लेवल पे अटैक्स करने के बाद रुक जाएं, तो पता नहीं पाकिस्तान की वो कितनी बात मानेंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट को आप छोड़ भी दें तो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान की एक रिलेशनशिप है, और सऊदी अरेबिया को इस जंग के दौरान मॉडरेशन पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से थी। अब जब आप पाकिस्तान की मीडिएशन ही ख़त्म कर देंगे या वो ख़त्म हो जाएगी जंग की वजह से, पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस उतना ही कम हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान भी परेशान है। तो ये अभी जब तक के कोई फरीक इनमें से स्पेशली अमेरिका कोई थोड़े दिनों का पीस को दोबारा चांस नहीं देता, तो बड़ा मुश्किल है आगे अमन की बात हो। तो एम्बेसडर साहब, पाकिस्तान का जो इस मामले पर मौक़िफ़ है, बड़ा डायरेक्टेड हूसियों को रद्द-ए-अमल दिया गया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सऊदी वली अहद से भी इस सिलसिले में बात हुई है। कितनी एक चैलेंजिंग सूरत हाल बन गई है। एक तरफ पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करता रहा, लेकिन यहाँ पर दिफाई तौर पर सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे को मद्देनज़र रख के बात की जा रही है। असल में जी सऊदी अरेबिया के जो दिफाई मुआहदा उसके बियॉन्ड भी हम एक हमेशा से सऊदी अरेबिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ना भी बोलें तो प्रोटेक्ट करते आए हैं। लेकिन ये ट्रिकी इसलिए कि पाकिस्तान का स्टांस तो बड़ा क्लियर है, लेकिन ईरान का जो एस्केलेशन ईरान के पास एक ही है, और वो ये है कि वो अब रेड सी को और बाबुल मंदब की तरफ से रोके। तो पाकिस्तान अगर अपनी नेवल डिप्लॉयमेंट भी करता है, हमारी नेवी की प्रेजेंस वहाँ, और एयर की भी करता है, अटैक भी करता है, तो बहुत मुश्किल है कि उनको रोक सके। तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। लेकिन अपनाए हुर्मुज़ पे ईरान ने जिस तरीके से उसको ब्लॉकेट किया और उसको सस्टेन किया हुआ है इतने दिनों से, अमेरिका की बारहा अपनी तरफ से ब्लॉकेट की कोशिशों और दीगर के बावजूद, उसका कंपैरिजन हो सकता है हूसियों के बाबुल मंदब पे कंट्रोल के साथ? हाँ जी, बिल्कुल कंपैरिजन हो सकता है, और ये बात आपको बताती है कि कितना मुश्किल है सी लेन्स को खोलना एयर पावर के जरिए और बाकी चीज़ों के जरिए। अब ब्लॉकेट करेंगे, वो भी ब्लॉकेट करेंगे, ईरान भी अटैक करेगा, फिर रेड सी ब्लॉक हो जाएगी, और फिर दुनिया की ट्रेड पे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा, स्पेशली यूरोपियन यूनियन को जो जा रही है ट्रेड। बेहतर है कि ये लोग एक किसी अमेंडेड एमओयू के तौर पे या सालिसों को फिर चांस देके टेबल पे आ जाएं तो बेहतर है, ये वरना वॉर बहुत वाइडन हो जाएगी। अच्छा, अब एक और जो इस सारी सूरत हाल के दौरान खबर आई वो अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर डील के हवाले से है। प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ऊपर अब बयानात देना शुरू हो गए हैं और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ ये डील जो है उनके अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत से मशरूत है। ये एम्बेसडर साहब, काफ़ी अरसे से इस किस्म की बातें तो हो रही थी, अब्राहम अकॉर्ड्स में यूएई तो शामिल हुआ, बहुत सी कयास आराई भी थी, लेकिन आप समझते हैं कि सदर ट्रंप का ये बयान मानी खेज है या एक तसलसल है बस बयानात का? बयानात का तसलसल है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्चुअली अब्राहम अकॉर्ड्स की कंडीशन वेव ऑफ कर दी है सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के साथ एक लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं, और ये जो पीस डील है इसको ऐसे ही कुछ इजरायली प्रेस और जो जूइश प्रेस है और जो कुछ अमेरिकन प्रेस है वो इसको ऐसे ही रेस कर रहा है। इसके सेफगार्ड्स काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं और ये एक अच्छी चीज़ है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका का सऊदी अरेबिया के साथ, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएगा इस एरिया में, एरिना में। बयान की हद तक ये बात करना या ये दावा करना सदर ट्रंप का
सऊदी अरब को एक ऑकवर्ड पोजीशन में डालता है, आप समझते हैं, अगर हकीकत से असल में अब एक वक्त था कि चीज ऑकवर्ड थी, लेकिन इस जंग ने अमंगस्ट ऑल अदर बुरी चीजों के एक अच्छी चीज ये हुई है कि अब अब्राहम अकॉर्ड से सारे जिन लोगों ने साइन नहीं किया, इवन जिन्होंने साइन किया हुआ है, वो भी अब दूर भागते हैं और अब्राहम अकॉर्ड्स का ये लोग जिक्र कर देते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर पैलेस्टाइन की सेल्फ डिटर्मिनेशन और आगे पीस का जिक्र है, उसका कोई जिक्र नहीं करता। तो अब्राहम अकॉर्ड्स एज फार एज नियर फ्यूचर इज कंसर्न्ड आर डेड। Nobody is going to even bat an eyelid on the Abraham Accords. और अमरीकी मीडिया की खबरों के मुताबिक जब ये खबर सामने आई थी कि सदर ट्रंप बहुत बरहम हुए नेतन्याहू पर, उसमें ये भी दावा किया गया था कि उन्होंने कहा कि अब कोई अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होना चाहता जो इक़दामात इसराइल करता रहा उसके बाद। तो ख़ुद ये सदर ट्रंप से मनसूब बात है। अब एम्बेसडर साहब, एक और भी इस हवाले से बात होती रही है पिछले दिनों कि ईरान जो अपना रद्द-ए-अमल दे रहा है उसमें अब UAE के ऊपर अटैक्स का एक तसलसल कम हमें नज़र आया है। आप समझते हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग हुई पिछले दिनों में UAE और ईरान के दरमियान? मुझे तो लगता है जी कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हुई है, ना अटैक हो रहा है, ना कोई जवाबी एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है। सडनली पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी खामोशी है। इसका मतलब है आई थिंक समथिंग हैज़ बीन डन। हालांकि UAE तो एक किस्म का एनिमी नंबर 1 था, इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त, तो UAE को स्पेयर किया जा रहा है। ज़रूर कोई पस्से पर्दा कोई बात होगी जो हमें नहीं मालूम। ठीक है, फिर उसका इंतज़ार करेंगे ऐसी कोई मुसद्दिक़ा खबरें सामने आए। इमरान अली साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो तो बहुत सख्त है, लेकिन सालिस ममालिक अभी भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। लगता यह है कि ईरान जो है वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि वो काम आता है या नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।